वेलकम फ्रेंड्स, आपका इस नए एपिसोड में वेलकम है। और आज हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हमने कूलॉम के लॉ से निकाला, क्या कूलॉम के लॉ से सीखा। कूलॉम का लॉ का डेरिवेशन नहीं है, कूलॉम ने इसको डिटरमाइन किया था। कुछ ये एप्सिलॉन कांस्टेंट वगैरह उनकी ही देन है। तो कूलॉम के लॉ से हमने फोर्स डिटरमाइन किया कि अगर दो चार्जेस हैं, एक Q1 है दूसरा Q2 है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस r है, तो उनके बीच लगने वाला जो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये तब होता है जब दोनों चार्जेस स्टेशनरी स्टेट में हो, यानी स्टैटिक स्टेट में हो, मोशन में ना हो। ठीक है, अगर मोशन में होगा तब भी हमारा ये फोर्स काम करता रहेगा, लेकिन ये फोर्स जो होता है वो पोजीशन डिपेंडेंट होता है, यानी डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरी करता रहता है। तो किसी टाइम पर अगर दो चार्जेस पोजीशन में है, किसी पोजीशन में है किसी फिक्स टाइम पर, तो उनके बीच जो फोर्स काम करेगा कूलॉम फोर्स, वो होगा Q1 का मैग्नीट्यूड, Q2 चार्ज का मैग्नीट्यूड, यहाँ चार्ज जो हैं वो कूलॉम में लिए जाते हैं, अपान दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर और डायरेक्शन जो भी हो, डायरेक्शन आर के ही एलॉन्ग, उसी लाइन के एलॉन्ग जिस लाइन पर दोनों चार्जेस हैं। ये होता है हमारा कूलॉम का फोर्स। ये कूलॉम फोर्स जितना Q2 पर काम करेगा Q1 के कारण, उतना ही Q1 पर काम करेगा Q2 चार्ज के कारण। ठीक है, अब अगर सपोज करो हम इस चार्ज को डिस्प्लेस्ड करते हैं, यानी दोनों के बीच की डिस्टेंस को चेंज करते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कितना काम करेगा। अभी डिस्टेंस दोनों के बीच की r है, हमने बढ़ा के दोनों की डिस्टेंस कुछ कर दी, चेंज कर दी। तो बेटर है कि हम थोड़ा R1 लिख लें। कोई बात नहीं, आप R लिख सकते थे तो यहाँ कुछ और लिख सकते थे, R' लिख सकते थे, लेकिन आपको थोड़ा इजीनेस हो, इसीलिए हम मान लेते हैं कि पहले दोनों के बीच की डिस्टेंस R1 है। हमने चार्ज को इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड किया, इस डायरेक्शन को हम R कैप मान लेते हैं। इस डायरेक्शन को, बहुत पर्टिकुलर है प्रॉब्लम, बहुत ध्यान से देखो। हमने इस ओर डायरेक्शन ले ली और उसका नाम दे दिया R कैप। यूनिट वेक्टर इज नथिंग बट ए डायरेक्शन। और हमने अब दोनों के बीच की डिस्टेंस चेंज करनी चाहिए, तो हमने इस Q2 को आगे बढ़ा के यहाँ पे कर दिया Q2, यानी हमने Q2 चार्ज को डिस्प्लेस्ड करके यहाँ पे ले आए। अब दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई R2। ये देखो, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो काम कर रहा था शुरुआत में दोनों के बीच में, शुरुआत में वो पोजीशन के साथ वेरी कर रहा है। आप अच्छे से देख रहे हैं, पोजीशन के साथ वेरी कर रहा है। पर्टिकुलर पोजीशन पर ये फोर्स डिपेंडेंट है।
और ये जब फोर्स निकाला जाता है तो मान लिया जाता है कि इस पर्टिकुलर पोजीशन पर दोनों स्टेशनरी हैं, इसीलिए इसको स्टैटिक बोलते हैं। तो ये जो फोर्स है वो वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल। तो अगर ये फोर्स काम कर रहा है तो ये डिस्प्लेसमेंट के साथ वर्क भी करेगा। हम यहां पर ये फार्मूला लगाएंगे, डी डब्ल्यू इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ये फार्मूला होता है ना, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये फार्मूला सीधे नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट फोर्स यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर फोर्स वेरिएबल है, फोर्स पोजीशन आर पर डिपेंड कर रहा है। तो मान लेते हैं कि अभी किसी टाइम पे ये हमारा चार्ज आर डिस्टेंस पर है, एक आर डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस मतलब मूव कर रहा है ना ऐसे। तो मान लेते हैं कि किसी टाइम पर ये आर डिस्टेंस पर है इस चार्ज से। करेक्ट। उसके बाद हमने बहुत हल्का सा मूवमेंट किया यहाँ पर, कितनी डिस्टेंस? डी आर, केवल डी आर, जहाँ पर डी आर जो डिस्प्लेसमेंट है टेंड्स टू जीरो, उसकी लिमिट लगभग जीरो है। मतलब हमने बहुत हल्का सा मूवमेंट किया, उस चार्ज को बस जरा सा मूव किया डी आर डिस्टेंस, वेयर डी आर की वैल्यू लगभग जीरो है। तो हम मान सकते हैं कि इस डी आर में, इस डी आर लिमिट में जो एकदम जीरो के इक्वल है, हमारा ये जो फोर्स है वो कांस्टेंट रहेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो एक कांस्टेंट हो सकता है, लगभग कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हमने जो डिस्प्लेसमेंट दिया डी आर वो टेंडिंग टू जीरो, लगभग मतलब ये समझो कि हमने कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया, जीरो भी नहीं दिया, ऐसा नहीं कि जीरो दिया ही नहीं, लेकिन हमने बस जीरो से थोड़ा दिया। तो उस दौरान जो हमारा फोर्स है वो कांस्टेंट माना जा सकता है, क्योंकि आर में विशेष चेंज नहीं हो रहा है। इस आर में जो चेंज हो रहा है वो आर प्लस डी आर हो रहा है, आर से केवल डी आर हो रहा है, और आर लगभग आर प्लस डी आर के इक्वल है, क्योंकि हमने जो डिस्प्लेसमेंट डी आर दिया वो लगभग जीरो के इक्वल है। तो हम मान सकते हैं कि यहाँ इस पोजीशन पर फोर्स यहाँ से जब यहाँ इतना मूव करेगा डी आर, तो वो लगभग कांस्टेंट। तब हम फार्मूला लगा सकते हैं, हम आपको बता चुके हैं फार्मूला, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वर्क इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ये फार्मूला समझ में आया? अब देखो फोर्स कैसे देखेंगे। मान लो शुरू में ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव थे, शुरू में दोनों चार्जेस पॉजिटिव थे जो हमने लिए हैं, शुरू में क्या हमने पॉजिटिव ही लिए हैं, अभी हमने पॉजिटिव चार्जेस लिए हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। तो जो फोर्स होगा इन दोनों के बीच में वो क्या होगा? रिपल्सिव होगा। इस चार्ज पर जो फोर्स काम करेगा F21, मतलब दूसरे पर चार्ज पर फोर्स पहले चार्ज के कारण, वो इसको इस ओर भगाएगा, और इस चार्ज पर फोर्स ड्यू टू F12, मतलब पहले पर फोर्स दूसरे के कारण इसको इस ओर भगाएगा।
तो हमारा दोनों की वैल्यू और मैग्नीट्यूड इक्वल है। अभी हमने इसको माना है कि ये फिक्स है, हम इसको मूव करा रहे हैं, किसको, Q2 को। दोनों का मैग्नीट्यूड यही रहेगा, बस डायरेक्शन अलग रहेगी। तो जरा इस Q2 पर देखो, हमने Q2 को मूव कराया, दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट बढ़ाया, Q2 को मूव करा के, Q2 को मूव करा कर ले गए। तो Q2 पर देखो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में काम कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। तो यानी इंटेग्रल फोर्स की अगर डायरेक्शन आर कैप है तो डिस्प्लेसमेंट, यानी जो हमने जो दिया है हल्का सा डिस्प्लेसमेंट डी आर, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दिया है तो डॉट आर। तो डायरेक्शन के साथ तो आर कैप का प्रोडक्ट 1, सिंपल सी बात है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो रहे हैं तो पॉजिटिव वर्क आता है। ओके, तो ये आ गया आपका इंटीग्रेशन एफ डी आर। समझ में आया। और ये अब r कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। शुरू में ये जो r था वो r1 था और बाद में ये r2 हुआ डिस्प्लेस्ड होकर। तो r इक्वल टू r1 से r इक्वल टू r2, ये केवल वैल्यू है। वैल्यू मतलब इतना, जब इतना करेंगे तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, यानी ये जो वैल्यू है f, ये केवल इतनी, केवल मैग्नीट्यूड। तो ये आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन r इक्वल टू r1 से r इक्वल टू r2 के बीच में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी मान लेते हैं वैक्यूम में दोनों रखे हुए हैं तो ड्राई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का यूज नहीं कर रहे हैं, वरना अगर आप अर्थ पर कर रहे हैं ऐसा टेस्ट और हवा मौजूद है तो आपको हवा का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K यहाँ लिखना पड़ेगा, इसके साथ K एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो Q1 का मॉड Q2 का मॉड अपान R स्क्वायर और ये dr। तो ये आ जाएगा आपका वर्क बाय डेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 का मॉड Q2 का मॉड, ये तो कांस्टेंट है, इसको निकाल लो। इंटीग्रेशन r इक्वल टू r1 से r इक्वल टू r2 तक 1/r स्क्वायर dr। ये आ जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 पहले चार्ज की न्यूमेरिकल वैल्यू पॉजिटिव, ये सब पॉजिटिव वैल्यू, निगेटिव कहीं दिया हो तो उसको भी आप पॉजिटिव में लिखिए। और इसका आ जाएगा 1/r, r इक्वल टू r1 से r इक्वल टू r2। तो ये आ जाएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये आपका आ गया 1/, जब इसको रखोगे तो निगेटिव और माइनस ये तो ये पॉजिटिव, तो 1 - r1/1 - r2। ये आ गया आपका वर्क डन बाय दैट वेरिएबल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स व्हेन दे आर डिस्प्लेस्ड। डिस्प्लेस्ड फ्रॉम व्हाट पोजीशन, फ्रॉम r1 टू r2। जरा ध्यान से देखो, शुरू में ये r1 कम था और r2 ज़्यादा था, तो ये r1 कम, ये r2 ज़्यादा, तो ये वैल्यू इससे ज़्यादा रहेगी, यानी ये वैल्यू ओवरऑल इससे ज़्यादा है, तो टोटल जो वर्क आया वो पॉजिटिव आया। पॉजिटिव क्यों आया? क्योंकि फोर्स, हमने दोनों चार्जेस पॉजिटिव लिए थे, तो ये जो फोर्स था वो रिपल्सिव था, तो इस ओर काम कर रहा था, और हमने जो चार्ज को डिस्प्लेसमेंट भी दिया वो इसी डायरेक्शन में दिया, इसीलिए पॉजिटिव आया। अब समझो अगर ये एक निगेटिव चार्ज होता तो क्या होता? तो फोर्स की डायरेक्शन बदल जाती, वैल्यू तो यही रहती लेकिन फोर्स की डायरेक्शन बदल जाती।
फोर्स हमारा अब -r इस ओर काम करता है, इस ओर। तो अगर हमने उधर डायरेक्शन r कैप ले रखी है तो फोर्स जो होता है वो -r कैप अपोजिट में लगता, जिससे टोटल वैल्यू निगेटिव आ जाती। और टोटल वर्क हमारा निगेटिव होता। निगेटिव मतलब फोर्स अपोज कर रहा है डिस्प्लेसमेंट का, फोर्स जो है वो अपोज कर रहा है डिस्प्लेसमेंट का। अगर उस चार्ज पार्टिकल में कोई मास है तो वो फोर्स उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के बजाय काइनेटिक एनर्जी घटा रहा है। अगर मान लो ये पॉजिटिव भी चार्ज होता, ये दवाई देनी है, आपको याद दिला रही हूँ, दवाई देनी है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता और सपोज करो कि हम डिस्प्लेसमेंट इस ओर ना लेकर इस ओर ले रहे होते, अगर ये चार्ज पॉजिटिव ही होता लेकिन अब हम डिस्प्लेसमेंट इस ओर न लेकर इस ओर ले रहे होते और ये दोनों के बीच की फाइनल डिस्टेंस अब ये होती, हम यहाँ पे ले आते, मतलब अभी हम उसको उस ओर ले गए थे तो हमने रिवर्स कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो फोर्स तो पॉजिटिव चार्ज है, अभी भी फोर्स तो इधर ही काम करेगा, पॉजिटिव मतलब जिस ओर हमने आर कैप ले रखा है। लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई तो रिजल्ट फिर यही निगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि फोर्स इधर काम कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट उधर काम कर रहा है, फिर से फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट काम कर रहा है, तो वो निगेटिव वर्क करेगा, वैल्यू फिर यही निगेटिव आएगी, इतनी। तो ऐसे हम निकालते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क कैसे करता है किसी चार्ज पार्टिकल पर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वेरिएबल होता है, ये बात याद रखना। तो वो जो वर्क करता है तो जैसे जैसे पार्टिकल मूव करता है वो फोर्स चेंज होता रहता है, ठीक है। तो इसीलिए ये इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट यूज में लाते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखिए, हमको मान लो वर्क पता हो गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क कितना कर रहा है किसी पार्टिकल पर हो। अभी तो ये जो पार्टिकल है हमारा सिर्फ एक चार्ज के कंट्रोल में है, इस पार्टिकल पर केवल एक चार्ज फोर्स लगा रहा है। मान लो इस पार्टिकल पर कई चार्ज फोर्स लगा रहे हो, तो ध्यान से देखिए, तो ये भी फोर्स लगा रहा होता, ये भी फोर्स लगा रहा होता, ऐसे ऐसे। तो हमें निकालना पड़ता हर एक फोर्स का वर्क और टोटल वर्क इस पार्टिकल पर, इस चार्ज पार्टिकल पर काम करने वाला टोटल फोर्स। समझ में आया? आप जानते हो कि टोटल फोर्स कैसे निकाला जाता है, हम आपको वर्क और काइनेटिक एनर्जी कॉन्सेप्ट में सब बता चुके हैं, ठीक है। कि नेट फोर्स निकालो टोटल वर्क, या अलग अलग फोर्स का वर्क निकाल के सम कर दो, ठीक है। ये तो हुआ टोटल वर्क। अच्छा, अभी तो फिलहाल हम इन्हीं दोनों में अपना दिमाग लगाते हैं। हमको वर्क पता चल गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने वर्क कितना किया इस पूरे डिस्प्लेसमेंट के दौरान। वर्क डन, किसी पार्टिकल पर वर्क डन क्या होता है, उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को चेंज करता है। किसी पार्टिकल पर जो वर्क किया जाता है किसी फोर्स के थ्रू, अगर कोई
फोर्स किसी पार्टिकल पर वर्क कर रहा है तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर देगा। मान लो शुरुआत में इस चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी 0 था, तो वर्क के बाद अगर उसकी वेलोसिटी v हो जाती है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इतनी आ जाएगी। या मान लो कि बिल्कुल जब r1 था, किसी भी टाइम पर जब इनके बीच में डिस्टेंस r1 थी और इसकी वेलोसिटी मान लो इनिशियल v1 थी, तो बाद में उसकी वेलोसिटी जब वो उसके बीच की डिस्टेंस r2 हो जाती है, यानी डिस्प्लेस्ड करते हैं, मान लो v2 हो जाए, तो इसको जस्ट ऐसे भी लिख सकते हो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। वर्क डन आप निकाल चुके हो तो आप फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हो, आराम से निकल आएगी। हमेशा इस कॉन्सेप्ट का यूज करो। क्यों? आप पूछेंगे क्यों नहीं सर, हम तो F इक्वल टू मास बाई एक्सेलरेशन इस्तेमाल करेंगे वाला फार्मूला। तो अगर चार्ज ma F इक्वल टू ma इस्तेमाल करेंगे, यही अपना बेसिक फार्मूला, वहाँ से हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। एक्सेलरेशन इक्वल टू मास फोर्स बाई मास। चार्ज पार्टिकल का कुछ मास होगा, अगर प्रोटॉन है तो उसका मास होगा, इलेक्ट्रॉन है तो उसका मास होगा, कोई मॉलिक्यूल है चार्ज उसका मास होगा, या कोई जो भी पार्टिकल है अगर वो चार्ज है उसका कुछ चार्ज इंडिपेंडेंट तो है नहीं, चार्ज किसी पार्टिकल में ही एसोसिएट होता है। तो मास उसका रख के हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। हमको इनिशियल वेलोसिटी पता है v1, तो हम फाइनल वेलोसिटी v2 इक्वल टू v1 प्लस at किसी भी टाइम के बाद हम निकाल लेंगे, या ऐसे निकाल लेंगे v स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में चेंज, r1 से r2 जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो, और एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल निकाल लेंगे। हम ऐसा निकाल सकते हैं? गलत। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट नहीं है, ये आपका कांस्टेंट नहीं है, तो आप ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले फार्मूले नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ जो फोर्स है, फोर्स ये वेरिएबल है, ये r पर डिपेंड कर रहा है लगातार। जैसे ही ये पार्टिकल Q1 जरा सा यहाँ आया, इस पर लगने वाला फोर्स बदल गया, यहाँ आया, इस पर लगने वाला फोर्स बदलता जा रहा है, क्योंकि वो r पर डिपेंडेंट है। एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। ये फार्मूले कांस्टेंट एक्सेलरेशन के हैं, जहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो आप ये फार्मूले नहीं लगा सकते। आपको वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी आप फाइनल वेलोसिटी निकालने पाओगे। उस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट अगर हुआ और वहाँ तक गया, तो वो फोर्स उसको कितना वेलोसिटी प्रोवाइड कराया जाएगा, घटाएगा या बढ़ाएगा, ये तो डिपेंड कर रहा है कि वो फोर्स उस पर पॉजिटिव वर्क कर रहा है कि निगेटिव वर्क कर रहा है। पॉजिटिव वर्क कर रहा है, इसका मतलब अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो रही तो फोर्स उसकी वेलोसिटी बढ़ा देगा, लेकिन अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट में है तो वेलोसिटी घटाने का काम करेगा फोर्स। तो जो भी वेलोसिटी चेंज करेगा, आप वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल करो। ये गलत है, क्योंकि हमारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। यहाँ फोर्स लगातार चेंज हो रहा है, तो एक्सेलरेशन भी लगातार चेंज हो रहा है। तो ये तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कैसे कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल पर वर्क करता है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल में मास होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास जानते हैं ना आप कितना होता है? प्रोटॉन का पता नहीं, मुझे भी ठीक से याद नहीं आ रहा है, बहुत दिन हो गए।
ऐसे ही कुछ होता है। बस इतना पता है कि मास ऑफ द प्रोटॉन 10 टाइम 27 या 28 टाइम्स लार्जर देन होता है इलेक्ट्रॉन, और मास ऑफ द जो न्यूट्रॉन होता है बस ऐसे ही कुछ भी ये भी होता है। मास ऑफ द प्रोटॉन नियरली इक्वल टू मास ऑफ द न्यूट्रॉन, बट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज क्वाइट लेस, काफ़ी कम होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लगभग 1000 गुने ज़्यादा मास वाले होते हैं इलेक्ट्रॉन से। चलो इतना हमने आपको जो समझाया है, ठीक है, ये आप बहुत ध्यान से देखिए, समझिए, और इसका आपको यूज पड़ने वाला है जब आप एडवांस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वो कॉन्सेप्ट विशेषकर ध्यान में रखिए जो लास्ट में बताई है, कि आपका जो वेलोसिटी फाइनल निकालने का जो तरीका है वो वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम के बेसिस पर निकालना चाहिए आप लोगों को। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से क्लियर कीजिए, वापस रिपीट करके, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।